अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड। नॉवल है हमारा जो हम रीड कर रहे हैं गुनहगार, और इसको लिखा है रीना शर्जील ने। ये नॉवल बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस नॉवल को पढ़ने में। आप इस नॉवल को ज़रूर सुनिए और ख़ुद भी पढ़िए, देखिए ये बहुत नॉवल बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये कज़न बेस पे बना हुआ है, कज़न की शादी पर है ये। तो फिर किस तरह उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और किस तरह उनको वो सॉल्व करते हैं, इस बेस पर है। तो आप ज़रूर देखिएगा इस नॉवल को। और नॉवल शुरू करने से पहले छोटी-सी हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो को अच्छी लग जाए, आपको पसंद आती है, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी करें। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो आइए शुरू करते हैं नॉवल। जी, लास्ट हमने यहाँ पे स्टॉप किया था कि फरमान के पास वो दोनों ही 10 से 15 मिनट बैठे। फरमान के बहुत इसरार पर भी नमीर खाना खाने के लिए नहीं रुका। जी, अब हम आगे से स्टार्ट करेंगे। क्या था अगर मामू के कहने पर वहाँ पर रुक जाते, कितना इंसिस्ट कर रहे थे वो हमसे। ओपन एयर रेस्टोरेंट के पुरसकून माहौल में वेटर को खाने का ऑर्डर दिया तो वेटर के जाने के बाद अनाया शिकवा करती हुई नमीर से बोली, क्यों खाला जाने की बातों को बहुत एंजॉय कर रही थी तुम। नमीर अनाया को देखता हुआ पूछने लगा। जितना खुश वो इशरत के सामने पोज कर रहा था, इस वक्त वो इतना ही सीरियस था। जवाबी कार्रवाई में तो आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर क्यों मुंह बना हुआ है आपका। अनाया नाराज होकर इसे कहने लगी। नमीर गौर से इसे देखने लगा। ये तुम्हारी जुबान सिर्फ और सिर्फ मेरे ही आगे क्यों चलती है, दूसरों के सामने तो तुम्हारी घुग्गी बंद हो जाती है। वहाँ खाला जानी के टोंट करने पर मुंह में पान रखकर क्यों बैठी हुई थी। नमीर अनाया को देखता हुआ संजीदगी से सवाल करने लगा। माशाअल्लाह से आप काफ़ी तो थे अपनी खाला जानी का मुकाबला करने के लिए, बल्कि एक क्या मामी जैसी 4 खातून और आ जाती, मुझे पूरा यकीन था आप इन पर भी भारी पड़ते। अनाया ने जितना सीरियस होकर कहा, नमीर को इसकी बात और अंदाज पर हंसी आ गई। फिर थोड़े से गुड तुम भी सीख लो कि सामने वाले की बोलती कैसे बंद करनी है। नमीर दिलचस्पी से इसको देखता हुआ मशवरा देने लगा। मुझे आपसे कुछ नहीं सीखने की ज़रूरत। नाहित दोगले इंसान हैं आप। घर में आप मुझे इस गुजारे लायक समझकर सब्र करने की बात कर रहे थे और मम्मी के सामने अचानक खूबसूरत बीवी बन गई। अनाया को अपने लिए गुजारा लायक अल्फाज अभी तक नहीं भूले थे। तभी वो नमीर से तप कर बोली, अब क्या किया जा सकता है, दूसरों के सामने बीवी को खूबसूरत बोलकर अपना भरम तो रखना पड़ता है। नमीर ठंडी आह भरता हुआ इसकी दमकती हुई रंगत को देखकर बोला। सच तो ये था, इसे अनाया का यूं बीवियों वाले स्टाइल में लड़ना बहुत मजा दे रहा था। भरम आपने नहीं, मैंने रखा है आपका। चुप रहकर खामोश रहने का ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं शर्मीली हूँ, ना ही मैं कोई हीरोइन हूँ, ना ही इनकी तरह बेवकूफ़ी वाले एक्ट कर सकती हूँ। अनाया इसको घूरती हुई कहने लगी। वो इशरत के सामने न जाने इसे क्या-क्या बोल रहा था। और अगर आज मैं तुम्हें 70s की हीरोइन की तरह शर्माने पर मजबूर कर दूँ तो? नमीर सीरियस होकर चैलेंज करता हुआ अनाया को देखकर बोला, जिस पर अनाया की नज़रें झुक गई। वेटर के खाना सर्व करने के बाद भी वो सर उठाए बगैर अपनी प्लेट में झुकी खाना खाती रही। वापसी पर ड्राइविंग पर भी इसकी बोलती बंद रही तो नवीर ने इसे मजीद नहीं छेड़ा। वो दोनों इस वक्त अस्पताल के प्राइवेट रूम में मौजूद थे, जहां निहाल को सोए हुए आज 17 दिन गुजर चुके थे। सरबत नमीर तो रोजाना निहाल के पास चक्कर लगाते, नौफल भी रोज ही अस्पताल आता, मगर अनाया आज निहाल को इसके एक्सीडेंट के बाद से दूसरी बार इसे देख रही थी। दीवार से टेक लगाए अपने सामने निहाल को बेड पर बेहोश देखकर आज भी इसे पहले दिन की तरह रोना आ रहा था, मगर तब में और अब में बहुत फर्क आ चुका था। वो खुलकर अब अपने दुख का इजहार भी नहीं कर सकती थी और ना ही इसे नमीर से उम्मीद थी कि वो इसे दिलासा देकर चुप कर आएगा। काफ़ी ज़ब्त करने के बावजूद आखिरकार आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर अनाया की आँखों से निकल आए। नमीर निहाल के पास खड़ा इसे करवट दिला रहा था, क्योंकि स्ट्रेट लेटे रहने से बेड सोल का खदशा हो सकता था। वैसे तो नवीर ने निहाल के लिए 24 घंटे के लिए एक अटेंडेंट मुकर्रर किया था, जो हर वक्त उसके साथ रहता, मगर नमीर जब अस्पताल आता तो निहाल के छोटे-छोटे काम अपने हाथ से खुद कर देता। इन 17 दिनों में इसने एक भी दिन निहाल से गफलत नहीं बरती थी। साथ नौफल भी अपने दोस्ती का हक अदा कर रहा था। निहाल को करवट दिलाकर नमीर की नज़र सामने खड़ी अनाया पर पड़ी, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था।
नमीर के देखने पर अनाया ने जल्दी से हाथों को अपने चेहरे से रगड़ कर अपने आंसू को साफ किया। इस वक्त नमीर को अनाया से हमदर्दी की बजाय अंदर कहीं चुभन का एहसास होने लगा। नमीर को गुस्सा आने लगा, इसकी बीवी इसके भाई के लिए रो रही है। गुस्सा नमीर को इस बात पर था कि अनाया का रोना निहाल के लिए महज हमदर्दी जाहिर नहीं कर रहा था, बल्कि हमदर्दी से कुछ ज्यादा लग रहा था। जब नमीर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो होंठ भींच कर चलता हुआ अनाया के पास आया। क्यों रोना आ रहा है तुम्हें, जवाब दो। अनाया का मुंह अपने हाथ में दबोचे वो सख्त लहजे में अनाया से पूछने लगा। वो वो निहाल। अनाया ने रोते हुए निहाल की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। क्या निहाल? मरा नहीं है, वो कोमे में है। आज नहीं तो कल इसे होश आ जाएगा, तब भी तुम इसे देखकर इसी तरह रिएक्ट करोगी? जवाब दो मुझे। लहजे में सख्ती के साथ साथ इसके हाथों में भी सख्ती आ गई, जिससे अनाया को अपने जबड़े दुखते हुए महसूस हुए। आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं। अनाया बिना मज़ाहमत किए वो मुश्किल नमीर से बोल पाई, तो नमीर ने इसका मुंह छोड़कर बाजू पकड़ा। नहीं, तुम मुझे तकलीफ दे रही हो। तुम्हें मैं इसलिए यहाँ नहीं लाया था कि तुम मेरे भाई का शोक मेरी बीवी बनकर मेरी आंखों के सामने मनाओ। नमीर इसका बाजू पकड़कर अस्पताल के कमरे से निकलकर इसे गाड़ी तक ले आया। अनाया ने हिम्मत करके दोबारा नजरें उठाकर नमीर को देखा। वो बहुत सीरियस होकर ड्राइविंग कर रहा था। अनाया को इससे अभी भी डर लग रहा था, इसलिए घर पहुंचकर वो बेडरूम में जाने की बजाय सरबत के पास आकर बैठ गई। नमीर सरबत से दो तीन सरसरी बातें करके सोने का कहकर अपने बेडरूम में चला गया। जब अनाया को यकीन हो गया कि नमीर सो गया होगा, तब वो सरबत को शब बखैर कहकर अपने बेडरूम में आई। बेडरूम की लाइट ऑफ देखकर और नमीर को आंखों पर हाथ रख के बेड पर सोता हुआ देखकर अनाया ने इत्मीनान का सांस लिया। वो आहिस्ता कदम उठाती बेड से तकिया उठाती उठाती सोफे पर रखती हुई ड्रेसिंग रूम की तरफ गई, ताकि खुद भी कपड़े चेंज करके आराम से सो सके। ड्रेसिंग रूम में आने के बाद इसने अपने कपड़ों की बजाय नाइटी टंगी देखी। ये नाइटी तो इसके वार्डरोब में रखी थी, जो अभी तक इसके इस्तेमाल में नहीं आई थी। अनाया आहिस्ता कदम उठाती दोबारा कमरे में वार्डरोब का दरवाजा खोलने लगी। 4 से 5 बार हैंडल घुमाने पर जब वार्डरोब का दरवाजा नहीं खुला, तो अनाया को एहसास हुआ कि वार्डरोब लॉक जाम है या फिर खराब हो चुका है। अनाया ने बेबसी से गर्दन मोड़कर अमीर को देखा। वो वैसे ही आंखों पर हाथ रखे सो रहा था। अनाया दोबारा ड्रेसिंग रूम में आई और कश्मकश में पड़ गई। शिफॉन जॉर्जेट के इतने फिटिंग के सूट में वो सारी रात बेसुकून ही रहती। ये नाइटी नमीर के सिवा भला कौन रख सकता था, और इस नाइटी का वो क्या मतलब समझे? वो ऐसा क्यों सोच रही थी? नमीर तो कितने गुस्से में था। सारे ख्यालात को झटक कर इसने नाइटी की तरफ हाथ बढ़ाया। जो भी था, नमीर अब सो चुका था। नाइटी पहनकर जब वो सोफे पर लेटी तो गर्दन से लेकर पांव तक दुपट्टा ओढ़ कर सोने की कोशिश करने लगी। तब इसे नमीर की आवाज सुनाई दी। बेड पर आकर लेटो। नमीर की आवाज सुनकर अनाया की झट से आंखें खुली, और इसकी फरमाइश सुनकर अनाया के माथे पर पसीने आने लगे, यानी वो जाग रहा था। मैं यही ठीक हूँ, अनाया हिम्मत करके बोली। तुम बेड पर खुद आ रही हो या मैं तुम्हें उठाकर बेड पर लाऊं? कमरे में अंधेरे की वजह से वो नमीर के तासुरात तो नहीं देख सकती थी, मगर इसके लहजे में सख्ती और धमकी सुनकर परेशान हो गई। तकिए को सीने से लगाए हुए छोटे छोटे कदम उठाती बेड पर आई। इसे बेड पर नमीर के साथ लेटना अजीब लग रहा था। बेड पर लेटो, मैंने तुम्हें यहाँ खड़े रहने के लिए नहीं बुलाया। नमीर ने अपनी आंखों पर अभी भी हाथ रखा था, और इसके लहजे में संजीदगी बरकरार थी। अनाया चुप करके बेड पर लेट गई, मगर लेटने से पहले इसने तकिए को अपने और नमीर के बीच रखकर दीवार बनाना न भूली। अपने दुपट्टे को इसने ओढ़ने के साथ सख्ती से पकड़ा हुआ था। नमीर ने आंखों से हाथ हटाकर इसे तकिए को देखा, जो इसके और अनाया के दरमियान हायल था। नमीर चाहता तो इस कमजोर सी दीवार को 1 मिनट में अपने और इसके दरमियान से हटाकर अपना और अनाया का फासला खत्म कर सकता था, मगर अनाया को बेड पर लेटाने का मकसद सिर्फ यही था कि वो आज निहाल की जगह अपने और नमीर के रिश्ते को सोचे। नमीर दूसरी तरफ करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा, ताकि अनाया को भी थोड़ा इत्मीनान हो जाए। रोज मामूल की तरह आज भी नमीर की ही आंख खुली, मगर सोफे की बजाय इसकी नजर अपने पहलू पर गई। बेड का दूसरा हिस्सा कल रात को अनाया के वजूद से आबाद हो चुका था। कल रात वाला गुस्सा कहीं जा सोया। अब वो अपने होठों पर मुस्कुराहट लाए अपने बराबर में अपने स्लीपिंग ब्यूटी को देखने लगा, जो हमेशा की तरह दुनिया जहां से बेनियाज होकर पूरे बेड को छोड़कर बेड के आखिरी हिस्से में टिकी हुई थी। अगर नींद में वो दूसरी साइड करवट लेती तो लाजमी फर्श पर पाई जाती। नमीर ने इसकी बनाई की कमजोर दीवार को अपने और इसके दरमियान से हटाकर आहिस्ता से अनाया को खींचकर बेड पर लेटाया। अनाया का ओढ़ा हुआ दुपट्टा बेड से नीचे गिरा हुआ था। वो गौर से अनाया का चेहरा देखने लगा, फिर इसकी नजर नाइटी में अनाया के वजूद पर गई। कई ऐसा साथ इसके अंदर जाके वो इसकी बीवी थी। नमीर चाहता तो इससे अपने जायज रिश्ते का आगाज कर सकता था, मगर वो अनाया को थोड़ा वक्त देना चाहता था। ये वक्त वो इसे इसलिए दे रहा था ताकि अनाया इस वक्त में अपने के रिश्ते के बारे में सोचे, और अनाया जब ही ऐसा सोच सकती थी जब नमीर इसके करीब आकर इसे सोचने पर मजबूर करता।
اٹھ جاؤ یار صبح ہو گئی، نمیر عنایہ کے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا کہنے لگا، جبکہ اسے معلوم تھا کہ صرف کہنے سے وہ ہرگز نہیں اٹھنے والی۔ نمیر نے اس کے چہرے پر جھک کر اس کے گالوں پر اپنے ہونٹ رکھے، جس پر عنایہ ماتھے پر ہلکی سی شکن لائے کسمسائی، جیسے اسے اپنی نیند میں یہ مداخلت خاص پسند نہیں آئی ہو۔ نمیر ہونٹوں پر مسکراہٹ لائے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا، یعنی اس نے اپنی بیوی کو فرسٹ ٹائم کس کری، مگر اس کی بیوی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ نمیر اس کی بے خبری پر افسوس کرتا ہوا عنایہ کا کندھا ہلانے لگا۔ اٹھنا نہیں ہے یار، اٹھنا نہیں ہے کیا یار، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ نمیر نے عنایہ کو ایک بار پھر جگانے کی کوشش کی، جس پر عنایہ نے منہ بسورتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ مجھے کھا جائیں آپ، معلوم نہیں کیا مسئلہ آپ کے ساتھ، سونے ہی نہیں دیتے۔ عنایہ کو نیند میں نہ اس بات کا ہوش تھا کہ اس وقت وہ صوفے پر نہیں بیڈ پر نمیر کے پاس موجود ہے، نہ اپنے لباس کا ہوش تھا، اور نہ ہی اسے یہ احساس تک کہ اس کی قائم کردہ دیوار اب نمیر اس کے بیچ میں موجود نہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، آج تمہیں ٹیسٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ نمیر نے جھک کر اس کی تھوڑی پر دانت سے دباؤ ڈالا ہی تھا، عنایہ بدک کا پیچھے ہٹی۔ نمیر اس کا بازو نہیں پکڑتا تو وہ فرش پر پڑی ہوتی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا وہ مطلب تو نہیں تھا۔ عنایہ اس کی حرکت پر پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ نمیر کی حرکت پر حیرانگی کے چکر میں وہ اپنے لباس کو فراموش ہی کر بیٹھی۔ میں نے تو تمہاری اجازت پر ہی ایسا کیا، جاؤ چینج کر کے آؤ، صبح صبح میرا دل بے ایمان ہو رہا ہے۔ نمیر نے اس کے سراپے پر گہری نظر ڈال کر عنایہ کے لباس پر اس کی توجہ دلائی۔ عنایہ کی نظر اپنی حلیے پر گئی، اس نے اپنی پنڈیاں اور بازو چھپانے کی بجائے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اپنا منہ چھپا لیا۔ اف میرے خدا، میرا دوپٹہ کہاں ہے جو میں اوڑھ کر سو رہی تھی؟ عنایہ اپنا چہرہ چھپا کر گھبراتی ہوئی پوچھنے لگی، جس پر نمیر کو ہنسی آئی۔ کل رات کو تو کوئی لڑکی مجھ سے بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہی تھی، نہ وہ شرماتی ہے نہ ہی 70s کی ہیروئن کی طرح ریئیکٹ کرتی ہے۔ نمیر مسکراتا ہوا مزے سے عنایہ کو یاد دلانے لگا، آپ کو معلوم نہیں آپ شوہر بننے کے بعد کتنے گندے ہو چکے ہیں؟ میرا دوپٹہ ڈھونڈ کر مجھے دیجیے ورنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ ابھی بھی اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپائے اس کی برائی کرتی ہوئی نمیر کو دھمکی دینے لگی، جس پر نمیر نے جھک کر بیڈ کے نیچے سے اس کا دوپٹہ اٹھایا۔ تم شرمانے میں 70s کی ہیروئن کو بھی مات دے چکی ہو۔ سنو، ابھی تمہاری اس گندے شوہر نے ایسا کچھ نہیں کیا جو تم اپنے چہرہ چھپانے پر مجبور ہو جاؤ۔ اب تمہاری شرم دیکھ کر تو میں خود بھی سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ نمیر اس کے گرد دوپٹہ لپیٹتا ہوا بات ادھوری چھوڑ کر خود کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ وہ چہرے سے ہاتھ ہٹا کر چینج کر لے۔ نمیر کو ناشتہ دینے سے لے کر کالج جانے تک وہ سر جھکائے اپنا دوپٹہ بار بار صحیح کرتی رہی۔ نائلہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کرنے جا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ شاندے کے کالج آنے میں 1 گھنٹہ تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ نائلہ نے سوچتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے نوفل کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ نائلہ کو دیکھ کر نوفل نے اس کی خیریت دریافت کی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، اندر آؤ بیٹا، نائلہ نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ بہت دنوں بعد چکر لگایا تم نے؟ نائلہ نوفل کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بس آج کل تھوڑی مصروفیت چل رہی ہے، اس وجہ سے آنا نہیں ہو رہا۔ آپ بتائیں، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نوفل نائلہ سے پوچھنے لگا۔ اللہ کا بہت کرم ہے بیٹا، کوئی پریشانی نہیں۔ اب تم بتاؤ، تمہارے دوست کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ نوفل کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ اس کی طبیعت میں کوئی خاص فرق نہیں آیا، وہ ویسی ہی بے ہوشی کی حالت میں ہے، آپ پلیز دعا کریں اس کے لیے، نوفل نائلہ سے کہنے لگا۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ تم سناؤ، تمہاری امی اور بھائی کیسے ہیں؟ نائلہ نوفل سے پوچھنے لگی۔ الحمدللہ وہ دونوں ٹھیک ہیں۔ آنٹی، آپ نے کبھی اپنی بڑی بیٹی کا ذکر نہیں کیا؟ میرا مطلب ہے شاندے کے منہ سے ان کا ذکر سنا تھا مگر وہ کبھی دکھی نہیں۔ اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو اٹس اوکے، میں نے بس یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ نوفل کے دماغ میں جو سوال کل بلا رہا تھا وہ اچانک ہی نائلہ سے پوچھ بیٹھا، مگر نائلہ کے ایک دم بدلتے تاثرات دیکھ کر اس کی مرضی کہہ کر بات ختم کر دی۔ ایک دردناک حادثہ اس کی زندگی میں رونما ہوا تھا، اس حادثے کی وجہ سے وہ ہم سے کافی دور چلی گئی، اب ہمارے پاس موجود نہیں ہے فرحین۔ نائلہ ناپ تول کر نوفل کو بتانے لگی، مگر نوفل فرحین کے نام پر چونکا، ساتھ ہی ایک چہرہ بھی اس کو یاد آیا۔ فرحین؟ میرا مطلب آپ کی بیٹی کا نام فرحین ہے؟ نوفل کو سمجھ میں نہیں آیا وہ آگے کیا پوچھے۔ نائلہ اٹھ کر کمرے میں موجود ڈیوائیڈر کے پاس گئی اور اس میں سے البم نکال کر لائی۔ شاندے سے 10 سال بڑی تھی، یوں سمجھ لو شاندے کو اسی نے پالا ہے، خوش اخلاق، جلد گھل مل جانے والی۔ نائلہ البم نوفل کے سامنے رکھتے ہوئے سوچنے لگی آگے کیا بولے۔ نوفل نے البم کھولا، البم کھولتے ہی اس کی پہلی تصویر پر نظر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ آپ کی بیٹی، میرا مطلب فرحین؟
نوفل کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ بہت مشکلوں سے اپنے تاثرات پر کنٹرول پا کر نوفل کے جواب پر نائلہ نے اقرار میں سر ہلایا اور اپنے آنسو پونچھے۔ نوفل کو اب گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ نائلہ نوفل کو دیکھ کر کھڑی ہو کر کہنے لگی، چائے کی ضرورت نہیں ہے، کام یاد آ گیا ہے، پھر آؤں گا۔ نوفل بولتا ہوا نائلہ کا جواب سنے بغیر گھر سے نکل گیا۔ تو پڑھائی ہو رہی ہے، گڈ، کون سا پیپر ہے کل تمہارا؟ رات کے کھانے کے بعد نمیر اپنے کمرے میں آیا تو عنایہ کو کتابوں میں گم دیکھا۔ وہ بیڈ پر اپنے نوٹ پھیلائے پڑھائی میں مگن تھی۔ فرمان کے گھر سے آنے کے بعد 2 دن سے وہ دوسرے کمرے میں پڑھتے پڑھتے وہیں سو جاتی تھی۔ آج نمیر اسپتال سے کافی لیٹ آیا تو عنایہ بیڈ روم میں ہی بیٹھے پڑھنے لگی۔ کل نہیں پرسوں ہے پیپر کیمسٹری کا۔ عنایہ نمیر کے لیے بیڈ خالی کرتی نوٹس اور بک سمیٹ کر دوسرے کمرے میں جانے لگی۔ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں بیٹھ کر پڑھو۔ نمیر اس کا ارادہ بھانپ کر اس کے ہاتھ سے بکس اور نوٹس لے کر دوبارہ سائڈ پر رکھتا ہوا بولا اور خود بیڈ پر اس کے برابر میں نیم دراز ہو گیا۔ عنایہ کچھ کہے بغیر بیڈ پر ہی نمیر سے تھوڑے فاصلہ قائم کرتی ہوئی بیٹھی اور نمیر کی طرف ہاتھ بڑھا کر اپنا دوپٹہ بیڈ سے اٹھانا چاہا۔ تبھی نمیر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، دوسرے ہاتھ سے دوپٹہ لے کر سائڈ پر رکھا۔ جیسے میرے آنے سے پہلے ریلیکس پڑھ رہی تھی ویسے ہی پڑھو۔ نمیر عنایہ کو دیکھ کر بولا۔ اس کے ہاتھ پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا عنایہ دوبارہ اپنے نوٹس میں سر جھکائے پڑھنے لگی، مگر اب اس کا دھیان پڑھائی کے ساتھ ساتھ نمیر پر بھی تھا۔ وہ کنکھیوں سے اپنے برابر میں لیٹے ہوئے نمیر پر نظر ڈال کر اپنا پڑھنے لگی۔ نمیر خود بھی اس کی بکس اٹھائے دیکھنے لگا۔ کبھی چیٹنگ کی ہے؟ نمیر بک میں دیکھتا ہوا یقیناً عنایہ سے پوچھ رہا تھا۔ عنایہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ آپ کو شکل سے میں ایسی اسٹوڈنٹ لگتی ہوں؟ عنایہ برا مانتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ ایسی اسٹوڈنٹ سے کیا مراد؟ چیٹنگ کرنا بھی ایک مہارت کا کام ہے، ہر کسی میں چیٹنگ کرنے کے گٹس ہونے چاہیے۔ نمیر عنایہ کی بکس رکھتا ہوا اب اس کو دیکھ کر بولنے لگا۔ عنایہ کو اس کے خیالات سن کر افسوس ہوا۔ کیسے؟ اس کی خالہ جانی فخر سے بتاتی تھی نمیر نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے۔ اب کوئی ان کو جا کر ان کی لاڈلے بھانجے کے کارنامے بتائے، اور اس مہارت کے کام سے آپ یقیناً واقف ہوں گے۔ عنایہ طنزیہ لہجے میں کہنے لگی، تمہارا شوہر ہر کام میں مہارت رکھتا ہے، آزما کے دیکھ لینا۔ نمیر اس کو دیکھ کر معنی خیزی سے بولا۔ عنایہ نے ایک بار پھر اپنی نظر نوٹس پر جھکا لی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو آزمانے کی؟ اب تو ویسے بھی آپ کا کام بس مجھے ڈرانا اور میری جان کو ہلکان کرنا رہ گیا ہے۔ عنایہ اپنے نوٹس میں دیکھ کر افسوس کرتی ہوئی بولی، جبکہ نمیر اس کی بات سن کر اپنی مسکراہٹ چھپا گیا۔ مجھے کیا ملے گا بھلا ننھی سی جان کو ڈرا کر اور ہلکان کر کے؟ میں نے تو تم سے ہمدردی کرتے ہوئے پوچھا، اگر پڑھا نہیں جا رہا تو چیٹنگ کرنے کی 1-2 ٹرک سمجھا دیتا ہوں۔ نمیر شرارتی انداز میں اس سے گویا ہوا۔ عنایہ نے تعجب سے نمیر کو دیکھا۔ وہ یقیناً دنیا کا پہلا شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کو نقل کرنے کے گر سے آگاہی دے رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے ٹرک سیکھنے کی، میری بہت اچھی تیاری ہے اور اب تو میں ریوائز کر رہی ہوں۔ عنایہ مغرورانہ انداز اختیار کرتی ہوئی بولی، دیٹس گڈ، چلو پھر دیکھ لیتے ہیں کتنی تیاری ہے تمہاری۔ نمیر عنایہ کے آگے سے نوٹس اٹھاتے ہوئے بولا، ایکسپلین دا اسٹرکچر آف CO2۔ نمیر عنایہ کو دیکھتا ہوا اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ کاربن ڈائی آکسائڈ is a linear molecule with 2 double bonds between۔ اس طرح تو مت دیکھیں ورنہ مجھ سے بولا نہیں جائے گا۔ عنایہ نمیر کے دیکھنے کے انداز سے کنفیوز ہوتی ہوئی بولی، کس طرح دیکھ رہا ہوں میں؟ نمیر اپنی مسکراہٹ چھپاتا حیرانگی سے پوچھنے لگا، یہی جو آپ مجھے اس طرح گھور رہے ہیں، بلکہ کنفیوز کر رہے ہیں، اس طرح تو میں یاد کیا ہوا سب سبق بھول جاؤں گی۔ عنایہ اس کو دیکھ کر شکوہ کرنے لگی، یہ بولو تمہاری خود کی کوئی تیاری نہیں ہے، نکمی اسٹوڈنٹ ہو تم۔ نمیر اس کو چڑھاتا ہوا بولا، کوئی نکمی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں میں، بکس میں سے کہیں سے بھی کچھ بھی پوچھ لیں، سب لکھ کر بتا دوں گی میں، بہت اچھی ہوں میں کیمسٹری میں، یقین نہیں آتا تو بے شک اپنے بھائی سے پوچھ لیں۔ عنایہ اپنی رو میں بولتی چلی گئی۔ آخری جملے پر اس نے نمیر کے تنے ہوئے نقوش دیکھے تو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ چپ ہو گئی۔ آپ کو صبح آفس جانا ہوگا، میں دوسرے روم میں جا کر ریویژن کر لیتی ہوں۔ عنایہ نے اس کے ہاتھ سے نوٹس لیتے ہوئے کہا، اب کی بار میں جو بھی کوشچن کروں گا اس کا آنسر مجھے دیکھ کر بنا کنفیوز ہوئے کانفیڈنس سے دینا، ورنہ آج رات تم سو سکو گی یہ تم بھول جاؤ۔ نمیر اس کے ہاتھ سے دوبارہ نوٹس لیتے ہوئے کہنے لگا۔ اب وہ اس سے دوبارہ سے سوالات کر رہا تھا۔ عنایہ اب کی بار بھی اس کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اس کی آنکھوں کی تپش نہ سہ پائی تو بنا
बीच में रुके अपना जवाब नजरें झुकाए मुकम्मल करती रही। नमीर इसका एक एक अंदाज नोट कर रहा था। वो आंखें झुकाए इसके पूछे कि हर सवाल का जवाब आहिस्ता से दे रही थी। काफी देर से वो इसके सामने बिना दुपट्टे के बैठी थी। नमीर इसका भरपूर जायजा लेने के बाद अब इसका चेहरा देखने लगा। अब अनाया अपनी जमाइयों को रोककर इसके सवालात का जवाब दे रही थी। तब नमीर को इस पर तरस आया और इसने अनाया से मजीद सवालात पूछने का इरादा तर्क किया। नोट्स को एक तरफ उछालकर वो खुद भी बेड पर सोने के लिए लेट गया। इनको लेटा देखकर अनाया ने भी शुक्र अदा किया और बुक्स उठाकर अपनी जगह पर रखी। अब वो अपना दुपट्टा देखने लगी जो आधा नमीर के कंधे के नीचे दबा हुआ था। कितनी देर से वो नमीर के सामने बगैर दुपट्टे के बैठी थी। अनाया को एहसास ही नहीं हुआ। नमीर मुझे अपना दुपट्टा चाहिए प्लीज, थोड़ा सा हटे। अनाया झिझकती हुई नमीर से बोलने लगी। किस लिए चाहिए दुपट्टा? वो गहरी नजरों से एक बार फिर इसका भरपूर जायजा लेने में मसरूफ हो गया। ओढ़ना है मुझे। अनाया नजरें नीचे करके इससे कहने लगी। क्यों यहाँ पर कमरे में कोई कौन मौजूद है जो तुम्हें दुपट्टा ओढ़ना है? नमीर गौर से इसका चेहरा देखता हुआ पूछने लगा। अनाया की चुकरी नजरें नजरें देखकर इसका दिल शरारत पर आमादा था। क्यों, कमरे में आप मौजूद नहीं हैं क्या? अनाया ने बोलने के साथ खुद हाथ बढ़ाकर अपना दुपट्टा लेना चाहा। तभी नमीर ने इसकी कलाई पकड़ी। मैं कौन हूँ तुम्हारा? नमीर अनाया की नाजुक कलाई थामे इसको देखता हुआ संजीदगी से पूछने लगा। हाँ छोड़िए, नींद आ रही है मुझे। अनाया ने बोलने के साथ हल्की सी मजामत की, जिस पर नमीर ने इसकी कलाई पर गिरफ्त और तंग कर दी। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मैं कौन हूँ तुम्हारा? अनाया के हाथ पर गिरफ्त सख्त रखने के बावजूद वो लहजे में नरमी लाता हुआ पूछने लगा। शोहर। अनाया को पछतावा हुआ दुपट्टा मांगकर इसने अच्छी मुसीबत खुद अपने गले में डाली। शोहर का मतलब जानती हो? नमीर बहुत प्यार से लहजे में नरमी लाए इससे पूछने लगा। नमीर, अब आप मुझे तंग कर रहे हैं। अनाया ने मज़ाहमत तर्क की, मगर नजरें अभी भी इसी की झुकी हुई थी। ये भी इल्जाम है तंग मैं नहीं, तुम मुझे करने लगी हो। अब नमीर ने इस पर तरस खाकर इसकी कलाई छोड़ते हुए कहा। दुपट्टे को मेरे सामने कमरे में ओढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कमरे से बाहर एहतियात अच्छी चीज है। चलो अब कमरे की लाइट बंद करो। नमीर इसको ऑर्डर देता हुआ बोला। अनाया बगैर दुपट्टा लिए कमरे की लाइट बंद करके नाइट बल्ब जलाती वापस बेड पर आई ताकि अपना तकिया लेकर सोफे पर जा सके। वो तकिया उठाकर सोफे पर लेटने ही वाली थी कि नमीर की आवाज पर इसके कदम थम गए। क्या मुझे ये रोज रोज बताना पड़ेगा कि तुम्हें अब कहाँ पर सोना है? वापस आकर बेड पर लेटो। अनाया ने बेचारगी से इसकी तरफ देखा तो नमीर इसी को देख रहा था। अनाया सुस्त कदम उठाती बेड पर आई और लेट गई, मगर 2 दिन पहले की तरह तकिया बीच में रखना नहीं भूली। वैसे ये तकिया बीच में रखने की क्या लॉजिक है, जरा बताना। नमीर जीरो बल्ब की रोशनी में इसका रोशन चेहरा देखता हुआ पूछने लगा। ताकि आप मुझे सुकून से सोने दें। अनाया झिलाकर बोली। वो आज फिर अपनी बातों से इसे जिद कर रहा था। ओह, तो तुम्हारा मतलब है रात में अगर मैं तुम पर हमला आवर हो जाऊं तो ये तुम्हारा हिफाजती हथियार है? नमीर अनाया को देखता हुआ पूछने लगा। शरारत इसकी आंखों में नाचती हुई अनाया को साफ दिखाई दी। अगर आपने अब मुझे तंग किया तो मैं आंटी से जाकर बोलूंगी नमीर। अनाया ने अपनी तरफ से इसे डराना चाहा। क्या बोलोगी मम्मा को जाकर? आपका बेटा तंग कर रहा है मुझे। नमीर मासूमियत से इससे पूछने लगा। बहुत बुरे हैं आप, मुझे मालूम है आप मुझे यहाँ पर सोने ही नहीं देंगे। अनाया वाकई तंग आकर अपने तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी। ए शराफत से लेटो यहीं पर। आता क्या है तुम्हें सोने के अलावा? शुक्र करो बचत हुई 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 है तुम्हारी, और ये बॉर्डर लाइन में पार नहीं कर रहा। इसको बेड से उठता देखकर नमीर ने डांट डपटने के अंदाज में कहा। अनाया खामोशी से वापस लेट गई और नमीर भी इसको तंग करना बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। 6 साल पहले आज यूनिवर्सिटी के एडिटोरियम हॉल में फाइनल ईयर के पास आउट होने पर स्टूडेंट की अलविदाई पार्टी मुनक्किद की गई थी। नेहाल नहीं पहुंचा अभी तक। नौफल ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए नमीर से पूछा। तबीयत ठीक नहीं थी इसकी सुबह से। बोल रहा था बेहतर फेल करेगा तो आ जा बोल रहा था बेहतर फील करेगा तो आ जाएगा। इसको छोड़ो, वो देख अलिशबा। नमीर ने नौफल की तरफ तवज्जो अलिशबा की तरफ मकबूल की। नमीर ने नौफल की तवज्जो अलिशबा की तरफ मंदमल की, जो कि अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। इसे छोड़, बहन जैसी लगने लगी है वो मुझे। वहां देख फरहीन। नौफल ने नमीर की तवज्जो ऑडिटोरियम हॉल के दरवाजे पर आती अब पर दिलाई। यहाँ से फरहीन अंदर आ रही थी। इसे देखकर नमीर के चेहरे पर बेजारी के तासुरात उभरे। च्युइंगम की तरह फुल चिपकू टाइप चीज है।
खास किस्म की चिढ़ है मुझे इस लड़की से। नमीर की बात सुनकर नौफल हंसा। इतनी बुरी भी नहीं, शायद वो तुम्हें लाइक करती है, वरना आज तक किसी दूसरे लड़के को तो लिफ्ट नहीं कराई। नौफल नमीर का बेजाज चेहरा देखकर इसे बताने लगा। हाँ हाँ, लाइक करती है। अगर लाइक करती तो 4 महीने पहले जब तुम शहरियार और फवाद क्लासरूम में स्मोकिंग कर रहे थे तो हमारी डीन से कंप्लेन नहीं करती। याद है किस तरह हम चारों को वार्निंग मिली थी और वो बात भूल गए तुम? जब इसने मुझे सर इम्तियाज के सामने कैसे गंदा करवाया था कि मैं इसकी दोस्त को छेड़ रहा हूँ। शाहजमीन इसको छेड़ूंगा मैं? इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे। नमीर ने फरहीन से चिढ़कर अपनी असल वजह बताई। यार, शाहजमीन को लेकर तो इसे गलतफहमी हुई थी, जिसकी इसने बाद में तुमसे माफी मांग ली थी। नौफल ने भी नमीर को याद दिलाया। इसके सॉरी बोलने से क्या होता है? सर इम्तियाज के सामने तो मेरा इमेज खराब हो गया ना। नमीर सर झटकता हुआ बोला। चल फिर आज इन दोनों बातों का इससे बदला ले लेते हैं, ताकि फेवर पार्टी हमारे लिए भी यादगार रह जाए, फरहीन साहिबा के लिए भी। नौफल की आंखों में नमीर की छलकती हुई शरारत इसे साफ दिखाई दी। वो कैसे? नवीन ने नौफल से जानना चाहा। तुम्हें वो क्लासरूम याद है जिसमें चंद साल पहले बायोलॉजी ग्रुप की एक स्टूडेंट ने सुसाइड की थी? नौफल ने नमीर को देखकर पूछा। वो रूम तो लॉक है, शायद वहां किसी को जाना भी अलाउ नहीं। नमीर नौफल को देखता हुआ बताने लगा, जिस पर नौफल मुस्कुराया। आज वो लॉक नहीं है। अब आगे का आइडिया सुन। नौफल नमीर के कान में बोलने लगा, जिस पर नमीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। यहाँ सबसे अलग थलग खड़े होकर क्या सोचा जा रहा है? नौफल फरहीन के पास आता हुआ बोला। शाज़मीन का इंतजार कर रही थी, अभी तक आई नहीं वो। फरहीन ने नौफल को देखकर मुस्कुराते हुए बताया। तो तुम यहाँ खड़ी होकर शाज़मीन को सोच रही हो? नौफल ने फरहीन को देखते हुए पूछा। तो वो दोबारा मुस्कुराई। नहीं, मैं सोच रही थी यूनिवर्सिटी में कैसे 4 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। कल की बात लगती है, जब यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। आपके फरहीन की बात सुनकर नौफल भी मुस्कुराया। आज यूनिवर्सिटी में हम सबका आखिरी दिन है, यहाँ हम आखिरी बार जमा हैं। कल सब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो जाएंगे। मालूम नहीं फिर कौन कब कहाँ मिलता है, कितने साल बाद किसकी किससे मुलाकात होती है। नौफल फरहीन को देखता हुआ कहने लगा। नौफल की बात सुनकर फरहीन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम्हारी निहाल और तुम्ही से दोस्ती ऐसी तो नहीं लगती कि तुम इनसे बाद में कांटेक्ट में ना रहो? फरहीन नौफल को देखकर पूछने लगी। अरे इनकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, वो दोनों तो बचपन के यार हैं मेरे। बाकी सबकी बात कर रहा हूँ, जैसे तुम्हारा नमीर से कांटेक्ट बाद में हो या ना हो मालूम नहीं। नौफल फरहीन को गौर से देखता हुआ कहने लगा, जिस पर फरहीन एक दफा फिर मुस्कुराना भूल कर नौफल को देखने लगी। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलने वाला। अगर इसको पसंद करती हो तो आज बता दो। यूं समझ लो कि आज ही तुम्हारे पास है दिन है और मौका भी, मतलब अभी इसे सर सरमद ने सेमिनार के पास वाले रूम में भेजा है किसी काम से। नौफल फरहीन को देखता हुआ बताने लगा। वो रूम, इसमें तो किसी लड़की ने खुदकुशी की थी ना, जिसकी वजह से वो रूम बंद रहता है? फरहीन ने हैरत करते हुए नौफल से पूछा। हाँ यार, वही रूम। सर सरमद ने वहाँ कुछ सामान रखवाया था, इसी को लेने के लिए नमीर को भेजा है। नौफल की बात सुनकर फरहीन सर हिलाकर सेमिनार हॉल की तरफ जाने लगी, जिस पर नौफल के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट रेंगी। इस वक्त नौफल का पूरा वजूद पसीने में शराबोर था। वो अपनी लोडेड रिवॉल्वर अपने माथे पर रखकर बेड पर बैठा था। जोर से आंखें मीच कर इसने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाना चाहा। एक बार फिर इसके हाथ कँप आने लगे। खुद से अपनी जान ले लेना कोई आसान अमल नहीं था। माथे पर अपनी रिवॉल्वर रखे हुए एक बार फिर 6 साल पहले की भयानक रात याद करने लगा, जिसके सबब फरहीन न सिर्फ अपनी इज्जत बल्कि जान भी गंवाई थी। इसका मकसद सिर्फ फरहीन के साथ मजाक करना था, मगर इसको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसका ये मजाक किसी मासूम की जिंदगी ले लेगा। जब जब इसका ज़मीर इसे चौके लगाता तब वो बहुत पछताता। काश इसने फरहीन को इस रात इस कमरे में जाने के लिए ना कहा होता। काश नमीर ने फरहीन के पीछे इस कमरे की कुंडी नहीं लगाई होती। इसी रात उड़ती उड़ती खबर स्टूडेंट के बीच ऑडिटोरियम हॉल में गर्दिश करने लगी कि सेमिनार के पास वाले रूम में फरहीन को किसी ने जख्मी कर दिया है। ये खबर सुनकर नौफल और नमीर दोनों हक्का बक्का रह गए। 1 घंटे से ज्यादा हो गया था इन्हें क्लासरूम को कुंडी बाहर से लगाए हुए। अपने बीच के लड़कों के साथ बातों में लगकर इन दोनों का ही जहन फरहीन की तरफ से हट चुका था। इस खबर के सुनते ही बहुत से स्टूडेंट के साथ नमीर और नौफल ने भी क्लासरूम की तरफ जाने की कोशिश की, मगर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने इस जगह पर किसी भी स्टूडेंट को जाना
अलाउ नहीं किया। बहुत हद तक कोशिश की गई कि फरहीन के साथ होने वाला वाक़या दबा दिया जाए, क्योंकि ये दूसरा हादसा था। इससे यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन पर फ़र्क पड़ सकता था। मगर उड़ती-उड़ती खबरों से काफ़ी स्टूडेंट में चहमगइयाँ होने लगीं कि इस रूम में फरहीन को किसी ने ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने की कोशिश की। अलविदाई पार्टी के बाद नौफल के पता लगने पर सिर्फ इतना मालूम हो सका कि फरहीन नामी स्टूडेंट की अलविदाई पार्टी वाले दिन सेमिनार रूम के पास वाली क्लास में ज़ख्मी होने की वजह से डेथ हो गई थी। इसका मज़ाक फरहीन को इतना महँगा पड़ सकता था, नौफल ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ख्वाब में तो इसने कभी ये भी नहीं सोचा था शांज़े फरहीन की बहन हो सकती है। इसने फरहीन से छोटा-सा मज़ाक करना चाहा था, मगर शांज़े को फरहीन की बहन बनाकर तकदीर ने इसके साथ बहुत बड़ा मज़ाक किया। पशमिया हालत में नौफल की सोचों का महवर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर टूटा। क्या हुआ है तुम्हें? 3 दिन से ना कॉल अटेंड कर रहे हो, ना पुलिस स्टेशन जा रहे हो। शांज़े हैरत-ज़दा होकर इसके कमरे में आती हुई बोली। तुम यहाँ मेरे घर, सब खैरियत है ना? शांति आज फर्स्ट टाइम नौफल के घर आई थी, इसलिए नौफल ने हैरत से इसे देखते हुए पूछा और अपना रिवॉल्वर साइड पर रखा। ये तो तुम बताओ खैरियत है कि नहीं? अम्मी बता रही थी कि 3 दिन पहले तुम घर आए थे और कुछ कहे बिना ही वापस चले गए और फ़ोन कॉल्स भी नहीं रिसीव कर रहे थे। सदीक से तुम्हारा एड्रेस लेकर यहाँ पर आई हूँ। शांता ने एक नज़र इसकी रिवॉल्वर को देखा, फिर बेड पर इसके पास बैठती हुई बोली, वो खुद भी कॉलेज यूनिफॉर्म में थी, यकीनन वो पेपर देकर सीधा यहीं आई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है शांते, बहुत बड़ी। मालूम नहीं इसका अज़ाला मुमकिन भी है कि नहीं। नौफल अपने सर दोनों हाथों से थामे शांते को बोलने लगा, उल्टे सीधे कामों से अपना अकाउंट भरोगे तो ऐसे ही पछतावा होगा ना। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। अब इस तरह अफसरदा मत हो, मेरे सामने इस तरह तो तुम और भी बुरे लग रहे हो। शानदार नौफल के दोनों हाथ पकड़कर शानदार ने नौफल के दोनों हाथ पकड़कर कहा तो नौफल ने अपना चेहरा ऊपर किया। शानदार ऐसे देखकर मुस्कुराने लगी। नौफल इसे देखने लगा। अगर तुम्हें कभी ये मालूम हो कि मैंने तुम्हारा एतबार तोड़ा है या तुमसे चीटिंग की है तो तुम क्या करोगी शांते? नौफल शांते को देखता हुआ पूछने लगा। शांते की मुस्कुराहट चेहरे से गायब हुई। इसकी नज़र नौफल की रिवॉल्वर पर पड़ी। जान ले लूंगी तुम्हारी। वो रिवॉल्वर उठाकर नौफल के सीने पर रखती हुई बोली, मगर क्या है ना, मैं जानने लगी हूँ दुनिया का कोई भी मत कुछ भी कर ले, मगर तुम मेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकते, ना ही मेरा एतबार तोड़ सकते हो। वही लंबे लंबे फिल्मी डायलॉग मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती, वो तुम ही पर सूट करते हैं। इसीलिए फौरन अपने पुराने वाले मूड में वापस आ जाओ। अम्मी तुम्हें याद कर रही हैं, इसलिए सैटरडे के दिन थोड़ा टाइम निकाल कर शराफत से घर पे आ जाओ, तब तो मैं भी अम्मी के साथ टाइम निकाल कर 1 घंटा दे सकती हूँ, वरना मंडे को तो मेरा पेपर है, मैं बिज़ी हो रहूँगी। तुम्हें मालूम है अम्मी तुम्हें अपना बेटा मानने लगी हैं, तुम इनकी कॉल रिसीव नहीं करते या घर नहीं आते तो वो तुम्हें मिस करती हैं। फिर तुमने क्या सोचा है? आ रहे हो ना सैटरडे को? शान से नॉन स्टॉप बोलती हुई आखिर में इससे घर आने का पूछने लगी। आंटी को कहो मेरा इंतज़ार मत किया करें, मैं नहीं आ सकता और तुम्हें भी मुझ पर एतबार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एतबार के टूटने से बहुत तकलीफ़ होती है। नौफल को लगा वो शानदार नायला की मोहब्बत के लायक नहीं है, अपने मुँह से तो वो हकीकत बताने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए शांति के सामने बेरुखी बोला बरतते हुए बोला, क्या मतलब लूँ मैं तुम्हारा इन बातों का? शांति बेड से खड़ी होकर इसे पूछने लगी। मतलब वाज़ेह है, तुम चली जाओ। नोबल इससे नज़रें चुराता हुआ बोला, तुम मुझसे अपने घर से जाने के लिए बोल रहे हो? शांति को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। नहीं, ज़िंदगी से। नौफल बोलता हुआ दूसरे कमरे में चला गया, जबकि शांति बेयकीनी से इसके लफ्ज़ों पर गौर करने लगी। भाई बहुत-बहुत माज़रत है, क्योंकि इस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो मैं हमारी जो स्ट्रीट है वहाँ पे किसी गाड़ी की आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर से। अब पता नहीं ये आवाज़ कब तक चलेगी, तो अगर आपको कोई शोर सुनाई दे रहा हो तो उसके लिए बहुत-बहुत माज़रत है। वो 1 घंटा पहले पेपर देकर घर आई थी। दोपहर के खाने से फ़ारिग होकर शावर लेने चली गई। इसके बाद इसका लंबा सोने का प्रोग्राम था, क्योंकि नमीर और सरवत दोनों ही अस्पताल में निहाल के पास मौजूद थे। आज रात इसे जाकर अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी थी, जो कि लास्ट पेपर भी था। अनाया शावर लेकर निकली तो बेड पर नमीर को आंखें बंद किए लेटा पाया। बेड पर रखा हुआ दुपट्टा लेने के लिए अनाया ने हाथ बढ़ाया तो नमीर की आँख खुल गई। वो इसे देखने लगा। परसों जो ड्रेस मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, मेरे ख्याल में वार्डरोब में सजाने के लिए नहीं लेकर आया था। जाओ अभी और इन्हीं में से कोई एक ड्रेस पहनो।
नमीर अनाया को देखता हुआ बोला। नमीर परसों ही अपनी पसंद के कलर्स के स्टाइलिश ड्रेस अनाया के लिए लाया था और ये बात भी इसने वाज़ेह की थी कि अब वो यही ड्रेसेस पहनेगी। अभी तो ये पहन चुकी हूँ ना, कल पहन लूँगी आपका लाया हुआ ड्रेस। अनाया अपने बालों को टॉवल से रगड़ती हुई बोली। ये पहना हुआ ड्रेस भी नया ही था जो इसने अपनी पसंद से लिया था। तुम मेरी बात की नफ़ी कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने पहले दिन ही मम्मा के सामने तुम पर वाज़ह कर दिया था कि मुझसे शादी की है तो मेरे माइंड और मेरे मिजाज के मुताबिक तुम्हें चलना पड़ेगा। नमीर बेड से उठकर इसके सामने आकर बोला, नफ़ी कब कर रही हूँ? यही तो कहा है कल पहन लूँगी आपका लाया हुआ ड्रेस। आज ध्यान नहीं गया मेरा इस तरफ। अनाया बेड पर टॉवल रखकर हेयर ब्रश उठाती हुई बोली। नमीर वार्डरोब के पास जाकर अनाया के लिए एक ड्रेस निकाल कर लाया। तुम्हारा ध्यान तब इस तरफ जाएगा जब मैं ये ड्रेस तुम्हें खुद पहनाऊंगा। नमीर ने करीब आकर इसका दुपट्टा उतारते हुए कहा। अनाया एकदम पीछे हुई और दीवार से टिक गई। पीछे हटे, मत तंग करें मुझे इस तरह। नमीर को अपनी तरफ आता देखकर अनाया बोली, बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारा सारा ध्यान मैं अपनी तरफ देखना चाहता हूँ। मेरी हर बात तुम्हारे लिए माना रखनी चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पेपर्स तक मैंने तुम्हें छूट दी है। इसके बाद मैं तुमसे अपने सारे जायज़ मुतालबात पूरे करने का हक रखता हूँ। जाओ 2 मिनट में चेंज करके आओ। नमीर की बात सुनकर अनाया की सांस थमने लगी और नमीर के हाथ से ड्रेस लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। वो तो मिनाल से मोहब्बत करता, फिर आखिर क्यों वो इससे इस तरह की बात कर रहा था? क्या इसकी मिनाल से मोहब्बत ख़त्म हो गई थी? अगर ख़त्म भी हो गई थी तो वो अपने दिल से निहाल की मोहब्बत कैसे ख़त्म कर सकती थी? अनाया के दिल में फांस सी चुभी। क्या निहाल के भाई के निगाह में आकर मुझे निहाल के बारे में ऐसा सोचना चाहिए? अनाया का दिल इसकी नफ़ी करने लगा। अब निहाल के बारे में सोचना ठीक नहीं था, मगर नमीर, वो इसके बारे में इस अंदाज में कैसे सोच सकती थी? इसने तो हमेशा नमीर को मिनाल के साथ साथ ही देखा था। अपने साथ कायम होने वाले इस 2 माह के रिश्ते को वो फौरी तौर पर कबूल नहीं कर पा रही थी। ड्रेस चेंज करके वो वापस रूम में आई। नमीर मोबाइल में महव गुफ्तगू था। अनाया को देखकर कॉल काट कर मोबाइल पॉकेट में रखता हुआ अनाया के पास आया। अनाया फूले हुए मुंह के साथ बाल बनाने में मसरूफ थी। क्या हुआ आज का पेपर? नमीर भरपूर अंदाज में इसका जायजा लेने लगा। डार्क ब्लू कलर की शॉर्ट शर्ट जिसकी छोटी सी स्लीव में अनाया के सफ़ेद बाजू छलक रहे थे। शिफॉन का दुपट्टा फैलाकर ओढ़ने पर भी इसका हसीन सिरापा और बाजू छुपाए नहीं छुप रहे थे। नमीर अपनी मुस्कुराहट छुपाए नरम लहजे में करीब आकर पूछने लगा, अच्छा हो गया? अनाया नमीर की कुर्बत महसूस करके इतना ही कह सकी। इंग्लिश का पेपर था ना आज? नमीर इसकी पुश्त पर फैले हुए बालों को दाएं कंधे से हटाकर कंधे से आगे करता हुआ पूछने लगा, जी मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नमीर इसके बालों से आती कंडीशनर की खुशबू नथनों के जरिए अपने अंदर उतार रहा था। तभी अनाया ने फरार होना चाहा। भूख नहीं, सिर्फ प्यास की तलब है इस वक्त, खुमार ज़दा लहजे में कहता हुआ वो दुपट्टे के अंदर से छलकते हुए बाजू पर अपना हाथ दबाव डालता हुआ कहने लगा, प्लीज़ मुझे जाने दें, मैथ की प्रैक्टिस करनी है। अनायस के हाथों का लम्स अपने बाजुओं पर महसूस करके मिन्नत भरे लहजे में बोली, मैं कराऊंगा प्रैक्टिस मगर अभी नहीं, रात में। वो अनाया का रुख अपनी तरफ फेर कर इसका चेहरा थामता हुआ बोला, नमीर प्लीज़। नमीर के अंदाज देखकर अनाया की हालत गैर होने लगी, मगर नमीर अनाया के बोलने पर नहीं, दरवाजे की दस्तक पर पीछे हटाया। अनाया ने शुक्र अदा किया। क्या मसला है? इस वक्त नमीर को हमीदा की मुदाखलत ज़रा पसंद नहीं है। जब ही वो चिढ़ता हुआ बोला, वो जी नौफल साहब आपका ड्राइंग रूम में इंतज़ार कर रहे हैं। हमीदा की बात सुनकर नमीर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि अनाया सुनकर सोफे पर बैठ गई। कहाँ गायब हो तुम हफ्ते भर से? नमीर ने ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठते हुए नौफल से पूछा। मुझे कहाँ गायब होना है, निहाल को देखने से डेली अस्पताल आ रहा हूँ। नौफल भी मुसाफा करके वापस सोफे पर बैठा। निहाल से मिलने आ रहे हो, मगर हम दोनों की इतने दिनों से मुलाकात नहीं हुई। नमीर इसका चेहरा देखकर जांच गया, ज़रूर कोई बात है। पता चला था इकबाल मुलाजम से तुमने घर पर भी चक्कर लगाया था। बस मसरूफ था इन दिनों। नौफल सर सोफे से टेकता हुआ बोला, वाकई मसरूफियत थी या कुछ और बात है? नबीर ने असल बात इससे जाननी चाहिए, पर हिंद शानसे की बड़ी बहन थी। नौफल ने जितने आराम से सामने बैठे नमीर को बताया। नमीर इतनी हैरत से नौफल को देखने लगा, तुम्हारा मतलब हमारी यूनिवर्सिटी वाली फरहीन? नबीर ने जैसे एक बार और कन्फर्म करना चाहा, जिस पर नौफल ने इकरार में सर हिलाया। तुमने शानदे को कुछ बताया तो नहीं? इस रात वाली बात। नमीर नौफल को देखता हुआ सीरियस होकर पूछने लगा, तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं अपने मुंह से बता पाऊंगा शांति को, और वो ये सब बातें सुनकर मुझे माफ़ कर देगी? जब से ये बात मुझे पता चली है कि फरहीन शांति की बहन थी, तब से मैं शांति से नजरें नहीं मिला पा रहा, शायद कभी मिला भी ना पाऊं।
नौफल को अजीब घुटन और बेबसी का एहसास था और ये एहसास इसे पिछले हफ्ते भर से महसूस हो रहा था। देखो नौफल, हमेशा तुम मुझे समझाते रहे हो। इस रात जो कुछ भी फरहीन के साथ हुआ, इसमें हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हमने इसे शरारत में कमरे में लॉक किया। इस कमरे में पहले से कौन मौजूद था या बाद में कौन आया, फरहीन के साथ किसने बुरा किया, इन सब बातों से हम भी अनजान हैं। तो फिर कसूरवार कैसे हुए? हमारी नीयत इसके साथ कुछ गलत करने की नहीं, सिर्फ इसके साथ मजाक करने की थी। नमीर नौफल को वही बातें समझाने लगा जो अब तक नौफल इसे समझाता आया था, और हमारे मजाक ने इस लड़की की जान ले ली। नौफल ने बेचैन होकर कहा, पिछले एक हफ्ते से वो ये किस्सा 1000 बार याद करके पेशमा था। नौफल, हम दोनों में ये तय पाया गया था कि इस वाक़े का ज़िक्र हम दोनों आपस में भी नहीं करेंगे। पर इनके साथ बुरा हुआ, मगर इसका गुनहगार कोई और है, इसलिए गिल्टी होना बंद करो और तुम ये सब बातें कभी भी शांति से डिस्कस नहीं करोगे। तुम नमीर इसे गौर से देखता हुआ एक-एक बात समझाने लगा। फरहीन शांति की बहन है, ये हकीकत मालूम होने के बाद तुम्हें क्या लगता है मुझे शांति से ताल्लुक़ रखना चाहिए? नौफल कब से बोला। नौफल, यार प्लीज़, अब तुम ये मत कहना कि तुम शांति से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दोगे। इस सब किस्से में शांति का क्या कसूर है भला? नमीर झुंझलाता हुआ इसे समझाने लगा। मैं इसी गिल्ट के साथ इसके साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुज़ार सकूँगा नमीर? नौफल बेबसी से देखता हुआ नमीर से पूछने लगा, तुम इसके बिना कैसे जिंदगी गुजारोगे? अभी से हालत देखो अपनी, जो हो चुका है नौफल, इसे मैं या तुम बदल नहीं सकते। मगर शांति के दिल में अपनी फीलिंग्स पैदा करने के बाद इसको छोड़ देना, ये इसके साथ नाइंसाफी होगी और तुम कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करोगे। तुम शांति को फरहीन की बहन होने की सज़ा नहीं दे सकते। नमीर नौफल को समझा ही रहा था, तभी ड्राइंग रूम में होने वाली आहट पर वो दोनों चौंके। नमीर उठकर ड्राइंग रूम के बाहर ड्राइंग रूम के दरवाजे पर गया। अनाया खाने पीने की अशिया से भरी ट्रॉली रूम में ला रही थी। तुम्हें लाने की क्या ज़रूरत थी? हमीदा कहाँ है? नमीर ने अनाया को गौर से देखते हुए कहा, जिसे अंदाजा लग रहा हो कि इसने क्या सुना। हमीदा रात का खाना बना रही थी, इसलिए मैं ले आई। अनाया नमीर के देखने पर नजर झुकाती बोली, इसे इसे बेडरूम वाला मंजर याद आया। जाग क्यों रही हो? जाकर सो जाओ, आज रात को देर तक जागना पड़ेगा। फिलहाल तो मैथ की प्रैक्टिस के लिए। नमीर इसके हाथ से ट्रॉली लेकर ड्राइंग रूम के दरवाजे से चला गया। नमीर की बात सुनकर अनाया को नींद जरा मुश्किल से आनी थी, मगर वो सुस्त कदमों से वापस बेडरूम में चली गई। शांति पेपर देकर घर पहुंची, मगर वहां अपने बाप इजाज के अलावा ताया ताई और तायाजाद को देखकर वो चौंकी। सामने कुर्सी पर बैठी सर झुकाए नायला पर भी इसकी नजर पड़ी। अमीन, लोगों को जल्दी फारिग करके कमरे में आए, जरूरी बात करनी है। शांति इन सब पर एक नजर डालकर नायला को मुखातिब करती हुई वहां से जाने लगी। यह लड़की ना सलाम ना कलाम, क्या पढ़ लिख कर बच्ची हुई तमीज भी चली गई है तुम्हारी? मालूम नहीं घर आए मेहमान से कैसे मिला जाता है? शांति कमरे से जाने लगी तो इसे अपनी ताई की आवाज़ सुनाई दी। अपनी भारी भरकम थल-थल करते वजूद को बमुश्किल सोफे पर फंसाए वो शांति को घूरती हुई बोली, बिन बुलाए मेहमानों को आजकल कोई मुँह लगाना पसंद नहीं करता, और रही बात कलाम की, तो जो सलाम करने के लायक ना हो, इनसे कलाम भी नहीं किया जाता। शांति का टिका सा जवाब सुनकर वो अपना मुँह लेकर रह गई। बड़ी क्या हो गई हो बड़ी क्या हो गई है तू? पर निकल आए हैं तेरे भी, वो ज़बान चलने लगी है तेरी? शांति के ताया, जिनसे इसकी ज़बान दराज़ी बर्दाश्त नहीं हुई, शांति को घूरते हुए बोले, ये आपका घर नहीं है, यहाँ पर नीची आवाज़ में ज़रा मुहज़्ज़ब तरीके से बात करें। शांति ने अपने ताया को देखते हुए कहा, जो अपने गँवारपन का सबूत अपनी ज़बान से दे रहे थे। यही वजह थी इसे अपने इन रिश्तेदारों से सख्त चिढ़ थी। तुम तमीज़ से बात करो शांति, भूलो नहीं ताया हैं ये तुम्हारे। इजाज़ के बोलने पर शांति अपने बाप की तरफ देखकर तंज़िया हँसी। कम से कम आपको तो मुझे रिश्तों की पहचान कराते हुए खुद शर्म आनी चाहिए। नहीं मानती हूँ मैं इनको ताया। जब आप मेरे पैदा होने पर मुझसे मेरी माँ और बहन से अपना रिश्ता ख़त्म करके चले गए थे, तो ये कहाँ से मेरे ताया लगे? शांति अपने बाप के सामने बेखौफी से बोली। शांति, अंदर जाओ अपने कमरे में। नायला, जो इतनी देर से खामोश बैठी थी, एकदम बोल उठी। शांति सर झटक कर अपने कमरे में चली गई। बड़ी की भी ऐसी ही ज़बान चलती थी, देख लेना इसका अंजाम। छोटी का भी मुझे इतने सालों बाद ख़्याल आया, सिर्फ़ अपने भाई की वजह से आया, और खून की कशिश मुझे यहाँ खींच लाई। अगले जुम्मे को जमशेद के साथ निकाह है शांति का, अच्छी तरह समझा देना इसे। एजाज़ के भाई नायला को देख कर मुखातिब हुए, जिस पर नायला फटी-फटी आँखों से अपने सामने बैठे जमशेद को देखने लगी। लंबी-लंबी मूँछों वाला, मुँह में गुटखा भरे, वो थोड़ी देर पहले शांति को कैसे घूर के देख रहा था। ऐसे क्या आँखें फाड़-फाड़ कर देख रही है?
मेरे हीरे जैसे बेटे को। इसके सिवा और कौन ब्याहने आएगा तेरी बेटी को? आधा शहर डर के मारे कांपता है। ऐसे मर्द का बच्चा पैदा किया है मैंने। अगर तूने या तेरी बेटी में जरा भी नखरे दिखाए ना तो फिर दोनों माँ बेटी अपना अंजाम भी देख लेना। नायला की भावुक धमकी देती हुई कहने लगी और जमशेद अपनी मूंछों को ताव देता हुआ खुद को मर्द साबित करने लगा। कैसी बातें करती हो तुम भाभी बेगम? इन दोनों माँ बेटियों का क्या मजाल जो मना करेंगी? मैं बाप हूँ शांति का और मेरा कहा इन दोनों को ही मानना पड़ेगा। फरहीन के बारे में जानकर कौन आएगा छोटी के लिए? ये तो भाई जी का एहसान है जो शांति को अपने घर की इज्जत बनाने का सोच रहे हैं। एजाज अपनी भाभी से मुखातिब हुआ। नायला अफसोस से एजाज को देखने लगी। अगला जुम्मा याद रखना अच्छी तरह। नायला का जेठ एक दफा फिर इसे याद दहानी कराता हुआ उठा और बाकी सबको भी उठने का इशारा किया। क्या जरूरत इन लोगों के सामने आकर जबान चलाकर यूं बदतमीजी करने की? एजाज के घर वालों के जाते ही नायला ने कमरे में आकर शांति की खबर ली। शांति तख्त पर बैठी हुई खाना खाने में मगन थी। आखिर आए ही क्यों थे वो लोग? चिढ़ है मुझे इनकी शक्लों से। घर के अंदर क्यों घुसने दिया आपने इन लोगों को? शांति का इन लोगों के जिक्र से दोबारा मूड खराब होने लगा। शांति का इन लोगों के जिक्र से दोबारा मूड खराब होने लगा। अगले जुमे को निकाह का बोलकर गए हैं तुम्हारे ताया? नायला नजरें चुराती हुई शांति से बोली। क्या मतलब? किसका निकाह? शांति ना समझने वाले अंदाज में नायला को देखने लगी। तभी नायला ने शांति को देखा। तुम्हारा और जमशेद का लफ्ज है कि खंजर शांति से जब्त करना मुश्किल होगा। आखिर क्या सोचकर वो लोग ये बात करके गए हैं? मुंह नहीं तोड़ा आपने इनके बेटे का? शांति को जमशेद का चेहरा याद आने लगा। कितनी कराहत आ रही थी शांति को जब वो अपनी गंदी निगाहों से इसे घूर रहा था। गुंडा गुंडा और मवालियों में उठना बैठना है जमशेद का। मेरे कुछ भी कहने से इनकार करने से अगर तो वो तुम्हें अपने साथ उठाकर ले जाता तो? नायला को अपनी ही कही हुई बात से खौफ आने लगा। अंधी लगी हुई है जो उठाकर ले जाता। कत्ल न कर देती इसका इसी के माँ बाप के सामने? शांति को निकाह वाली बात का सोच पर गुस्सा आने लगा। इजाज की इस रिश्ते में पूरी पूरी मर्जी है, इसलिए इन लोगों से किसी भी किस्म की बात नहीं। तुम नौफल को बुलाओ अभी के अभी। इससे कहो मुझे इससे जरूरी बात करनी है। नायला एकदम शांति का हाथ पकड़कर बोली। क्या बात करेंगी आप इससे? मेरे लिए भीख मांगेगी? नहीं करनी मुझे इससे शादी, और आपको भी इसके आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। शांति नायला को देखती हुई बोली। नायला की आंखों में बेबसी से आंसू आ गए। एक बेटी को मालूम नहीं कि इसने भाड़ में झोंक दिया और दूसरी को अपने हाथ से कैसे झोंक सकती हूँ। नायला बेबसी से रोती हुई बोली और कमरे से बाहर निकल गई। अब शांति को रह रहकर नौफल पर भी गुस्सा आ रहा था जो इतने चंद दिन पहले घर से निकल जाने के बाद 2 दिन से कॉल और सॉरी के मैसेजेस कर रहा था। अपने मोबाइल पर शांति की नज़र पड़ी जो कि नौफल के नाम के साथ बिलिंग कर रहा था। मरो तुम भी। शांति अपना मोबाइल गुस्से में स्विच ऑफ करते हुए कहा। अनाया कहाँ है मम्मा? नमीर ऑफिस से घर पहुंचा। अपने बेडरूम में अनाया को मौजूद ना पाकर सरबत के पास आकर पूछने लगा आज पेपर खत्म हो गए हैं इसके? तो कहने लगी 3-4 दिनों के लिए फरमान के पास जाना चाहती है। 1 घंटे पहले ही ड्राइवर के साथ निकली है। सरबत नमीर को बताने लगी। और आपने इसको जाने दे दिया? नमीर बिगड़े हुए दावे के साथ शिकवा करते हुए सरबत से पूछने लगा। इसका दिल चाह रहा था नमीर अपने मामू से मिलने का, इसको देखने का। सरबत बेड से उठकर नमीर के पास आती हुई इसे समझाने लगी। जानता हूँ मैं क्यों दिल चाह रहा था इसका। मम्मा आप इसे तौर तरीके सिखाएं। ससुराल में कैसे रहा जाता है, शोर को किस तरह ट्रीट किया जाता है। नमीर सर झटकता हुआ सरबत से कहते हुए वही सोफे पर बैठ गया। क्या तौर तरीके सिखाने हैं इसे? तुम्हारे कहने पर पहले दिन से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने लगी है। जो कहते हैं चुप करके भान जाती है, कभी आगे से जबान नहीं चलाती, बहस नहीं करती, जवाब देना तो दूर की बात है। सरबत अमीर के पास बैठकर इसी को समझाने लगी। बहुत सीधी लगती है आपको। किसी दिन देखिएगा मेरे सामने कैसे जबान चल रही होती है। सारे जवाबात देने आते हैं इसे। नमीर ने सरबत को देखकर जितना सीरियस होकर कहा। सरबत मुस्कुराने लगी। अब लड़की के सीधे होने का ये मतलब तो नहीं वो अपनी जबान को तालू से ही चिपका ले। शोहर हो तुम, इसके तुमसे बातें नहीं करेगी तो और किससे करेगी? वैसे अगर तुम्हारी शादी मनाल से हो जाती तो तुम इससे क्या तवक्को कर रहे थे? वो तुम्हारे लिए सुबह उठकर नाश्ता बना रही होती, तुम्हारी बात सुन रही होती। तकदीर के फैसलों पर शुक्र अदा करना चाहिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सरबत नमीर को देखकर कहने लगी। जैसे वो इस फैसले पर खुश थी। मिनाल का जिक्र मत किया करें मम्मा। इसके साथ 3 सालों की कमिटमेंट शायद मेरी जिंदगी की बेवकूफ़ी थी। और रही तकदीर के फैसलों पर शुक्र अदा करने की बात, तो दुआ करें जब निहाल होश में आए तो वो भी इस तकदीर के फैसले को जल्द से जल्द कबूल कर ले।
नमीर इस तकदीर के फैसले को ना सिर्फ दिल से कबूल कर चुका था बल्कि अंदर कहीं खुश भी था, मगर जब इसका दिमाग निहाल की तरफ जाता तो इसके दिल को धड़का लगा रहता। इसने अनाया से ये रिश्ता तोड़ने के लिए हरगिज़ कायम नहीं किया था, इसलिए नमीर चाहता था अनाया भी इस हकीकत को कबूल कर ले। मालूम नहीं मेरे निहाल की किस्मत में क्या लिखा, आज पूरे 2 माह 10 दिन हो गए इसे होश खरोश से बेगाना हुए। कभी-कभी तो कोई अच्छी उम्मीद नज़र ही नहीं आती। सरबत आज सुबह से निहाल के पास अस्पताल में मौजूद थी। वो रोज़ निहाल से ये सोचकर बातें करती कि एक दिन तो वो इसकी बातों पर जवाब देगा। सरबत आज सुबह से ही निहाल के बारे में सोचकर काफ़ी अफ़सरदा थी। बस अब आप उदास होने लग जाएँ और अपनी तबीयत ख़राब कर लें। मम्मा मैंने निहाल के लिए हमेशा पॉज़िटिव सोच रखी है, कभी इसके लिए कोई बुरा ख़्याल दिल में नहीं लाया मैं। वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, आप तो माँ हैं ना, फिर इस तरह क्यों सोच रही हैं? नमीर सरबत के कंधे के गिर्द अपने हाथ बाँधकर इसे दिलासा देने लगा। चलो चेंज करो, करके आओ हमीदा से कहकर खाना लगाती हूँ। सरबत अपने आँसू साफ करती हुई नमीर से बोली। नमीर घड़ी पर टाइम देखता हुआ उठकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर पहले नमीर और सरबत रात के खाने से फारिग होकर अपने-अपने कमरे में चले गए थे। नमीर काफ़ी देर तक दीवार में नस्ब एलईडी पर टॉक शो देखता रहा। थोड़ी देर बाद जब बेड पर लेटा तो इसे अनाया की हरकत पर गुस्सा आया। आधे घंटे तक करवट बदलने के बाद जब इसे नींद नहीं आई तो कार की चाबी लेकर बाहर निकल गया। अनाया पेपर देकर घर आई तो इसे अपने सर से बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ, मगर बेडरूम में आकर इसे नमीर के जुमले याद आए, तुम्हारे पेपर तक तुम्हें छूट दी है, इसके बाद मैं अपने हर जायज़ मुतालबात खुद पूरे करने का हक रखता हूँ। अनाया को घबराहट होने लगी, एक मुसीबत इसके सर से टलती नहीं कि दूसरी तैयार खड़ी रहती थी। वो बेदिली से सोचती हुई बेड पर लेट गई। और कल रात क्या हुआ था? किस तरीके से नमीर ने इसको मैथ की प्रैक्टिस कराई थी? अनाया कल रात वाला मंज़र सोचकर सुर्ख़ होने लगी। तुम्हें मालूम है तुम्हारे चेहरे पर सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? नमीर जो काफ़ी देर से इसको बेहद संजीदगी से शराफ़त के दायरे में पढ़ा रहा था, अचानक अनाया से पूछने लगा। मुझे मालूम है मेरी आँखें खूबसूरत हैं। कॉलेज की लड़कियाँ और शानज़े ने मुझे ये बात बताई है। प्रॉब्लम सॉल्व करती हुई अनाया नमीर को देखे बगैर बोली, ये ख्याल तो मेरा भी तुमसे शादी से पहले था कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, मगर अब मैंने गौर से देखा है तुम्हारे होंठ भी बहुत खूबसूरत हैं। और होंठों के अलावा नमीर की बात सुनकर अनाया ने रजिस्टर से सर उठाकर नमीर को देखा। होंठों से होती हुई इसकी नज़र जहाँ रुक गई। अनाया अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। प्रॉब्लम सॉल्व करते-करते इसे अपने दुपट्टे का ख़्याल ही नहीं गया। बाकी की प्रैक्टिस मैं खुद दूसरे रूम में कर लूँगी। आप अब सो जाएँ। अच्छा ख़ासा संजीदा पढ़ाते-पढ़ाते न जाने इनकी कौन-सी रग फड़कती थी, जो वो अनाया का दिल दहला दिया करता था। अनाया रजिस्टर और पेन लेकर उठने लगी, तभी नमीर ने इसकी कलाई पकड़ी। ना ही मैं सो रहा हूँ और ना ही तुम कहीं जा रही हो। काफ़ी देर से मैं सीरियस होकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे ब्रेक चाहिए। वो अनाया के होंठों को देखता हुआ कहने लगा। आप इस तरह से मुझे पढ़ाएँगे, आप चाहते हैं कि मैं फ़ेल हो जाऊँ, छोड़िए मुझे। अनाया ने इसे अपनी कलाई छुड़ाई, मगर वो इसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हाइल कर चुका था। इसलिए तो आज तक मैंने तुम्हारे अलावा किसी को ट्यूशन नहीं दी। तुम फ़ेल हो गई तो मैं बार-बार तुम्हें मैथ की प्रैक्टिस करवाऊँगा। वैसे भी आज शाम शिद्दत से मेरा दिल चाहता है कि मैं हमीदा को गोली मार दूँ, अब खामोशी से मुझे ब्रेक दो थोड़ा। नमीर बोलता हुआ अनाया के होठों पर झुका, मगर अनाया की मज़ामत पर 1 सेकंड बाद पीछे हुआ। मैं आपको बिलावज़ह डिसेंट इंसान समझती थी, अब कभी भी नहीं पढ़ूँगी आपसे। अनाया एक हाथ अपनी आँखों पर और दूसरा होठों पर फेरती हुई दोबारा उठने लगी तो नमीर भी खड़ा हुआ। मैं डिसेंट ही हूँ यार, मगर शौहर भी तो हो, मेरी भी तो फीलिंग समझा करो। पिछले 1 घंटे से तुम रजिस्टर में झुकी हुई दुपट्टे से बेपरवाह प्रॉब्लम सॉल्व करती हुई मुझे प्रॉब्लम में डाल रही थी। नमीर बेबसी से कहने लगा तो अनाया मज़ीद नाराज़ होती हुई इसे देखने लगी। अच्छा बस अब मज़ाक ख़त्म, अब सीरियस होकर पढ़ेंगे, शाबाश बैठो वापस। वो अनाया को बिठाकर दोबारा संजीदगी से पढ़ाने लगा। अनाया की आँखों के आगे कल रात वाले मंज़र की फ़िल्म सी चली। अनाया ने अपने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया, ऐसे लगा जैसे नमीर इसके सामने ही बैठा हुआ है। शाम के वक़्त इसकी आँख खुली तब तक अस्पताल से सरबत घर आ चुकी थी। नाया सरबत से इजाज़त लेकर फरमान की तरफ चली गई। फ़िलहाल तो इसे और कुछ समझ में नहीं आया, मगर यहाँ आकर इशरत का रवैया इसके साथ वही तहक़ीर आमेज़ था। वो कुरेद-कुरेद कर नमीर और इसके बीच ताल्लुकात को पूछने लगी। अनाया ने इसे तसल्ली बख्श जवाब दिया, मगर तसल्ली वाली बात सुनकर इशरत को ख़ास तसल्ली नहीं हुई। वो जल भुनकर रह गई। अनाया फरमान के पास बैठी हुई इससे बातें कर रही थी तो इसे बातों के दौरान मृणाल का मालूम हुआ। मृणाल अपनी फ़िल्म की शूटिंग के लिए कहीं दूसरे मुल्क गई हुई है। फरमान का दिल भी मृणाल से काफ़ी दुखा
हुआ था। फरमान भी अनाया से नमीर और इसके मुतालिक पूछने लगा, इसे नसीहतें करने लगा। अनाया ने इसे भी तसल्ली बख्श जवाब दिया, जिस पर फरमान खुश हुआ और अनाया को ढेर सारी दुआएं दी। दुआएं दी। बेटी अनाया का दिल चाहा वो फरमान से और भी बातें करे, मगर इशरत को मामू भांजी की मोहब्बत ज्यादा देर गवारा ना हुई। वो थोड़ी देर बाद फरमान को आराम का कहकर बेडरूम में ले गई और जाते जाते अनाया का घूरना हरगिज नहीं भूली। अनाया भी खामोशी से अपने कमरे में आ गई। दोपहर वो काफी देर तक सोई थी, इसलिए इस वक्त इसे नींद का एहसास नहीं हुआ। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। फरमान और इशरत यकीनन सो चुके थे। अनाया अभी शांति को कॉल में लाने का सोच ही रही थी कि इसके कमरे का दरवाजा खुला। सामने नमीर को देखकर इसके हाथ से मोबाइल बेड पर गिर गया। नमीर रूम का दरवाजा लॉक करके इसके पास आया तो अनाया बेड से उठकर खड़ी हो गई। फरार की कोशिश बेकार है, कब तक भागोगी? तुम्हारे सारे रास्ते अब मुझ तक ही आते हैं, ये बात तो अब तुम्हें अपने ध्यान में बिठा लेनी चाहिए। नमीर अनाया को देखता हुआ बोलने लगा, मुझे क्या जरूरत है आपसे भागने की? मैं क्यों भागूंगी? पेपर खत्म हो गए थे और मामू जान से मिलने का दिल चाह रहा था। आप तो मालूम नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं, मुझे तो आपकी बातें ही समझ में नहीं आती। अनाया के बिल्कुल वहमो गुमान में नहीं 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 था कि वो रात को यहाँ चला आएगा। अनाया से जो बातें नमीर कर रहा था वो इस टॉपिक से बचना चाहती थी, इसलिए अक्सर अनजान बनती हुई बोली। इसके अनजान बनने पर नमीर ने अनाया का बाजू पकड़कर खुद से करीब किया। इस वक्त यही बातें तो समझाने आया हूँ तुम्हें, पहले ये बताओ तुमने मुझसे परमिशन ली ली थी यहाँ आने की? नमीर इसका बाजू पकड़कर इसकी आंखों पर झांकते हुए संजीदगी से पूछने लगा। मैं आंटी से पूछकर इनकी इजाजत पर आई थी। अनाया इसके संजीदा मूड को देखकर सच झुकाती हुई बोली। अनाया को क्या मालूम था वो यहाँ आकर इससे सवाल जवाब शुरू कर देगा। मैं मम्मा की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ, शोहर हूँ तुम्हारा। मेरी परमिशन के बगैर क्या तुम्हें घर से बाहर निकलना चाहिए था? नमीर ने इसके झुके हुए सर को देखा, इसका बाजू छोड़कर इसका चेहरा ऊपर करके इससे सवाल करने लगा। आप कौन सा घर पर मौजूद थे जो आपसे इजाजत लेती? अनाया नमीर को देखते हुए हिम्मत करके अपनी दिफा में बोली। ये मोबाइल तुमने शानदार से बातें करने और गेम खेलने के लिए लेकर रखा है, एक कॉल नहीं कर सकती थी तुम? नमीर इस पर तंज करता हुआ बोला, क्योंकि अक्सर फारिग वक्त में इसने अनाया को इन्हीं दो कामों में लगे देखा था। आपको कॉल करके इजाजत लेती तो क्या आप मुझे यहाँ आने की इजाजत देते? नमीर के बार बार सवाल पूछने पर वो झिंझिलाती हुई बोली तो नमीर को हंसी आई। नहीं, मैं तुम्हें आज यहाँ आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता, वजह से तुम लाइलम नहीं हो। लेकिन अगर तुम चाहो तो वजह मैं बता भी सकता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों नहीं आने देता। वो अनाया की कमर के गिर्द अपने दोनों बाजू हाइल करता हुआ बोला, मुझे नींद आ रही है। अनाया इसके खतरनाक अज़ाइम देखकर हकलाकर बोली और पीछे हटना चाहा। सो जाना, मगर सोने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, शोर किसे कहते हैं, यानी शोर की असल डेफिनेशन क्या है? नमीर अनाया को बेड पर लिटाकर इस पर झुकता हुआ बोला। आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते। नमीर को अपने ऊपर झुका देखकर अनाया की सांसों में रवानी आ गई। मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता? शादी हुई है हमारी, जब आगे जिंदगी हम दोनों ने साथ गुजारनी है तो फिर इन ड्रामों का मतलब? नमीर अपना चेहरा अनाया के करीब लाकर इसके एतराज की वजह जानने लगा। मुझे ये सबको कबूल करने में थोड़ा वक्त चाहिए, मैंने अभी हम दोनों के रिश्ते के मुतालिक ऐसा नहीं सोचा, आप प्लीज समझें। नमीर इसके बेहद करीब था। अनाया आंखें बंद किए तेजी से धड़कते दिल के साथ इससे इल्तिजा करने लगी। जब तुमने ऐसा सोचा नहीं, तुम्हारा दिलो दिमाग रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहा, तो फिर शादी के लिए हामी क्यों भरी, इनकार क्यों नहीं किया? जवाब दो। अनाया आंखें बंद किए नमीर के लहजे में सख्ती के साथ अपने चेहरे पर इसकी गर्म सांसें भी महसूस कर सकती थी। मुझे थोड़ा टाइम दे प्लीज। अनाया दोबारा नमीर से इल्तिजा करने लगी, क्योंकि मज़ाहमत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इस पर पूरा पूरा किसी देव की तरह काबिल था। फासले सिर्फ दूरियां पैदा कर सकते हैं। तुम्हारा दिल और दिमाग इस हकीकत को जब भी तस्लीम करेगा जब तुम मुझे शोहर के रूप में देखोगी। हमारे रिश्ते की हकीकत को कबूल करने के लिए ऐसा ज़रूरी है। अब कोई बेकार का जवाब मैं तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। नमीर ने बोलते हुए एक हाथ की उंगलियों को अनाया के बालों में फंसाया और इसका चेहरा ऊपर किया और अनाया की गर्दन पर झुककर अपने होंठ रख दिए। नमीर की सांसों की गरमाइश और होंठों का लमस अनाया अपनी गर्दन पर महसूस करके तड़प गई। अनाया का पूरा वजूद नमीर के मजबूत हिसार में छुप सा गया। वो अनाया की गर्दन पर मोहब्बत महर सब्त करता मजीद पेशकदमी पर उतर आया और इसका नर्म और नाजुक वजूद नमीर को मजीद मदहोश किए दे रहा था। जब अनाया का बोलना काम नहीं आया तो नमीर की बढ़ती हुई जसारत पर इसे रोना आने लगा। वो इस वक्त कर भी क्या सकती थी रोने के अलावा? दूसरी तरफ नमीर जो पूरी तरह मदहोश हुए हक वसूल अपने जायज हक वसूलने के मूड में था, मगर अनाया के रोने पर इस मूड खराब होने लगा। नमीर उठकर बैठा और अनाया को भी खींच कर बिठाया।
प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम यूँ रोकर क्या साबित करना चाह रही हो मुझ पर? ज़्यादती कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ या ज़बरदस्ती कर रहा हूँ? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्लियर करो अभी और इसी वक़्त यहाँ मेरी तरफ देखकर। वो नायक के झुके हुए सर को देखकर गुस्से में बोला। नायक का मुँह अपने हाथ में दुबकता हुआ ऊपर उठाया। तुम इस तरह खामोशी इख्तियार करके मेरे गुस्से को मज़ीद हवा दे रही हो। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, बल्कि आज ही अपने दिमाग में बिठा लो। अनाया, तुम मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी हो और मेरी मर्दानगी ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी तुम्हारे दिल और दिमाग में मेरे अलावा कोई दूसरा नाम आया। अगर अब तुम्हें रोना आया या तुमने मुझे ज़ालिम ज़ाहिर करने की कोशिश की तो इसका ख़मियाज़ा तुम हर रात जुनूनियत की सूरत भुगतोगी। नमीर ने बोलते हुए झटके से अनाया को लटाया और अपने शर्ट के बटन खोलते हुए इस पर दोबारा झुका। तभी इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। नमीर का बिल्कुल इरादा नहीं था इस वक़्त किसी से भी बात करने का। वो अपना मोबाइल पॉकेट से निकाल कर इसे स्विच ऑफ करने लगा। तभी मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाता हुआ नंबर देखा तो उसे कॉल रिसीव करनी पड़ी। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आधे घंटे पहले आपके पेशेंट कोमा से वापस आ गए हैं। निहाल के डॉक्टर ने नमीर को ये खबर दी तो बेयकीन सा होकर रह गया। इस वक़्त वो इस खबर की तवक्को नहीं कर पा रहा था, मगर इस खबर के लिए इसने ढेर सारी दुआएँ भी माँगी थी। ये बहुत बड़ी खबर है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। मैं आधे घंटे में पहुँचता हूँ। नमीर ने डॉक्टर को कहकर मोबाइल अपने पॉकेट में रखा और शर्ट पहनकर अपनी गाड़ी की कीज़ उठाने लगा। नमीर को शर्ट पहनते और गाड़ी की कीज़ उठाने पर अनाया से देखने लगी, मगर इसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो नमीर से कुछ पूछती। नमीर भी इससे कुछ बोले बगैर ही कमरे से बाहर निकल गया। अनाया इसे हैरत ज़दा होकर जाता हुआ देखने लगी। नमीर जैसे ही अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ, निहाल इसको देखकर बेचैनी से उठ बैठा। नमीर इसकी तरफ बढ़ा। सबके सब मायूस हो जाएँ, मगर मैंने इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ी। मुझे पूरा यकीन था, मेरा दिल कहता था तुम ठीक हो जाओगे। नमीर इसे गले लगाता हुआ बोला, मम्मा कैसी हैं? कहाँ आई वो? निहाल नमीर से अलग होकर सरबत के बारे में पूछने लगा। ठीक है मामा, भी मालूम है आज ही वो तुम मुझसे तुम्हारी बातें करके इतनी दिलबर्दाश्ता हो रही थी। इन्हें मालूम होगा तुम होश में आ गए, वो बहुत खुश हो गईं। वो बहुत खुश होंगी। नमीर निहाल को देखकर खुशी से बताने लगा। नमीर अपनी आँखों के सामने इससे बात करता हुआ देखकर खुश था। इसके दिल में इत्मीनान था कि निहाल अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। अनाया वो कैसी है? निहाल के सवाल पर नमीर का मुस्कुराते लब एकदम सिकुड़ गए। निहाल गौर से उसे देखने लगा तो नमीर बोला, वो ठीक है। नमीर ने जवाब दिया, कैसे संभाला होगा तुमने मामा और अनाया को? अनाया का दिल बहुत कमज़ोर है, वो बहुत रोई होगी ना? निहाल ने दोबारा नमीर से सवाल किया। वक्त संभाल लेता है इंसान को, अब तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। डॉक्टर ने तुम्हें रिलैक्स रहने के लिए कहा है। नमीर फिलहाल इस टॉपिक से बचना चाहता था, इसलिए निहाल से बोला और साथ ही इसके दिलो दिमाग में कई सवालात गर्दिश करने लगे। इतने में दोबारा रूम का दरवाज़ा खुला और नौफल कमरे में आया। नमीर को जब डॉक्टर ने निहाल के बारे में इत्तला दी थी अपनी गाड़ी में बैठते हुए, नमीर ने नौफल के लिए मैसेज छोड़ दिया ताकि वो जब भी वो मैसेज देखे इसे मालूम हो जाए अब नौफल और निहाल एक दूसरे से मिल रहे थे। निहाल ABCD सुनाओ जल्दी से। नौफल इसे गले मिलकर सीरियस होकर कहने लगा। नमीर और निहाल दोनों ही ना समझने वाले अंदाज में नौफल को देखने लगे। मगर क्यों? निहाल हैरत से इससे पूछने लगा। चेक करना है तुम्हारी यादाश्त तो नहीं गई? डॉक्टर ने कहा था ज़्यादातर चांस है कि ऐसा हो जाए। नौफल की बात पर वो दोनों हंस दिए। नमीर, मुझे मामा के पास जाना है, इन्हें देखना है। थोड़ी देर तक वो तीनों बातें करते रहे। इसके बाद निहाल नमीर को देखता हुआ बोला, डॉक्टर अपनी तसल्ली के लिए 1-2 टेस्ट कर लें फिर चलेंगे घर। नमीर रिलैक्स अंदाज में सोफे पर बैठा हुआ निहाल को देखकर बोला। वो अब अनाया और अपने रिश्ते के मुतालिक सोचने लगा। अनाया अभी भी रिलेशन स्टार्ट नहीं करना चाहती थी। ये सोच इसे थकाने लगी। मेरे पीछे तुम्हारी लव स्टोरी का क्या बना? शादी तो नहीं कर ली इन 2 माह में? निहाल अब नौफल को देखता हुआ पूछने लगा। निहाल के सवाल पर नमीर ने भी नौफल को देखा और वो अपनी तरफ से तो इसे समझा चुका था, शानदे से ताल्लुक़ ख़त्म करना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं। मुझे तुमसे सारी ज़िंदगी ताने हरगिज़ नहीं सुनने थे कि मेरे पीछे शादी कर ली और वलीमा भी नहीं खिलाया। अब रेडी हो जाओ क्योंकि मेरे निकाह के गवाहों में एक गवाह तुम भी होगे। नौफल ने बात को मज़ाक का रंग देते हुए कहा, मगर सच तो ये था वो इतने दिनों से शांदे को बहुत मिस कर रहा था और वो इससे इतनी सी खफ़ा थी कि इसकी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी। इत्तेफ़ाक से वो नायला से भी मिलने नहीं जा सका, मगर अब वो कल सुबह इनके घर जाने का पूरा इरादा रखता था। और तुमने अपने बारे में क्या सोचा? मैं मम्मा से कहूँगा कोई अनाया जैसी लड़की दूसरी मिले तो मेरे साथ ही तुम्हारी भी शादी कर दें। निहाल नमीर को देखता हुआ बोला। उफ़ निहाल, खामोश भी करो।
ہوش میں آتے ہی کتنا بول رہے ہو تم؟ ڈاکٹر سے پوچھ کر آتا ہوں چھٹی کا کب تک ممکن ہے؟ نمیر چڑھتا ہوا بولا اور اسپتال کے روم سے باہر نکل گیا۔ ایسا کیا ہو گیا اچانک؟ یہ تو شادی کے نام سے ایسا چڑھا ہے جیسے کوئی روک لگا کر بیٹھا ہو۔ نہال اب نوفل کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، دراصل تم 2 ماہ سے خاموش تھے، میں نمیر آنٹی آ کر تم سے روزانہ باتیں کرتے کہ شاید ہمیں بولتا ہوا دیکھ کر تمہاری خاموشی ٹوٹے، اور آج جب تمہیں ہوش آیا ہے تو تم نان اسٹاپ شروع ہو چکے ہو۔ نوفل مسکراتا ہوا بولا، مگر وہ نہال کو یہ نہیں بتا سکتا نمیر کو واقعی روگ تو لگ چکا ہے اپنی بیوی سے محبت کا۔ جی آج کے لیے اتنا ہی۔ اب میں نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔